Hello guys. After permutation, we have combination, right? So after permutation, we have combination, and combination literally it means selection. Permutation was selecting and arranging. Combination is what? Only selection. So in a way, we can make out that combination is a subset of permutation, right? What happens in permutation, guys? In permutation, we have selection plus arrangement, right? In permutation, we have selection and arrangement. So only selection is termed as combination. ठीक है, तो वी आर नाउ स्टडिंग कॉम्बिनेशन. आप ऐसे देखोगे तो कॉम्बिनेशन पहले आना चाहिए, परम्यूटेशन बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. परम्यूटेशन के बाद ही कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं. तो एक तरह से हम लोग अगर देखें तो कॉम्बिनेशन इज अ सबसेट ऑफ परम्यूटेशन, राइट. नाउ कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, चूज करना, राइट. सपोज करो कि हमारे पास चार चीज़ें हैं, डिफरेंट, राइट, डिफरेंट. अब इन चार डिफरेंट थिंग्स में से अगर मुझे दो चीज़ों को चुनना है, इफ आई नीड टू सिलेक्ट टू थिंग्स आउट ऑफ दीज फोर थिंग्स, तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज टू थिंग्स आउट ऑफ फोर डिफरेंट थिंग्स. तो आप प्रैक्टिकली करो, दो चीज़ों को चुनना है, अरेंज नहीं करना है. ए बी चुन लिया, ए सी चुना, ए डी चुना, बी सी चुन लिया, बी डी चुना, या सी डी चुना, राइट. तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम फोर डिफरेंट थिंग्स, इफ आई विश टू चूज टू थिंग्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज इट? तो आंसर इज देयर आर 6 वेज. परम्यूटेशन में क्या करते थे? अगर मैं बोलता इसमें से दो को लेकर अरेंज करो, तो लैंग्वेज ही समझ जाओ. वी हैव टू अरेंज 4 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 2 एट अ टाइम. मतलब टेकिंग मतलब सिलेक्शन, और उसके पहले मैंने अरेंज भी बोला. तो हम लोग परम्यूटेशन में क्या करते थे? दो लेते थे, फिर इसको अरेंज भी करते थे, ए बी बी ए, राइट. तो इन परम्यूटेशन वी वर चूजिंग and then arranging those things after choosing, right? But in combination we are only concerned with the department of selection, choosing, right? So practically अगर कोई पूछे कि A B C D चार different things है और उनमें से दो चीज़ों को चुनना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 ways. अगर मैं बोलूँगा चार different things में से आपको 3 चीज़ें चुननी है, तो क्या क्या इसमें combinations होंगे? A B C A C D, ए बी सी ए सी डी बी सी डी, राइट. और कोई बचा? राइट, ए बी सी ए सी डी, राइट. फिर आया बी सी डी, और एक कोई केस जो छूट रहा हो आप चेक करो. तो आंसर विल बी ए बी डी बचा हुआ है, देखो. तो नंबर ऑफ वेज कितना आया? 4 वेज. तो ये जो हम लोग प्रैक्टिकली चूज़ कर रहे हैं, वेज निकाल रहे हैं, कितने वेज में से, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज 3 थिंग्स आउट ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स, दिस इज डन प्रैक्टिकली, राइट. बट इमेजिन इफ द नंबर ऑफ थिंग्स आर नॉट 4, इफ आई से दैट नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट और डिफरेंट थिंग्स हैं 20, और इसमें से टू बी सेलेक्टेड आपको चुनना है 7. क्या आप इमेजिन करो, क्या आप नंबर ऑफ वेज इस तरह से प्रैक्टिकली क्या आप निकाल सकते हो कितने वेज में हम लोग 7 चीज़ों को चुन सकते हैं 20 चीज़ों में से? तो आंसर वुड बी नो, राइट. इट विल बी वेरी लेंदी, टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, राइट. सो फॉर दैट सेक, यही वजह है कि जब चीज़ें ज़्यादा हों
और उसमें से भी सिलेक्शन करना हो ज़्यादा चीज़ों का, तो प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इसके थ्योरी पढ़ते हैं, सो दैट these kind of calculations can be done very fast. So combination is what? It is selection. Clear? Combination is a subset of permutation. पार्ट ऑफ परम्यूटेशन, ये लैंग्वेज अपना कुछ भी बोल दो, मैंने बोल दिया कॉम्बिनेशन इज अ सबसेट ऑफ परम्यूटेशन, क्योंकि ये परम्यूटेशन का एक पार्ट है, राइट? सो कॉम्बिनेशन इज अ सबसेट ऑफ परम्यूटेशन. नाउ गाइस, इफ यू रिमेंबर, NPR का मीनिंग क्या था? अरेंजमेंट ऑफ n different things टेकिंग R एट अ टाइम, ये इसका मीनिंग था. हम लोग n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज कर रहे हैं टेकिंग R एट अ टाइम, एक बार में R लेकर. ठीक है? दैट मीन्स NPR में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R थिंग्स into number of ways of arranging those are things. यही हो रहा है ना? देखो मीनिंग, देखो अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट अ टाइम का मीनिंग क्या है कि आप न पहले R थिंग्स को चूज कर रहे हो तो उसका नंबर ऑफ वेज, फिर चूज़ करने के बाद आप उसको अरेंज करते हो और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. यही मतलब है, ये सेम है. ये मैंने इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखा. अब नया सिंबल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, NCR. NCR सिंबल का मतलब क्या है? राइट, NCR को हम लोग C ब्रैकेट N कॉमा R भी लिखते हैं, बहुत जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं N और R वर्टिकली करके, राइट? सो NCR का मतलब क्या हुआ? तो इट स्टैंड्स फॉर, मीनिंग इसका नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ N different things. You should be very much aware that the things here is different. ये फॉर्मूला जब भी मैं लगा रहा हूँ, whether I am using it in combination or in permutation, this n denotes the number of different things. Things जब भी हम लोग ले रहे हैं, इन दोनों केसेस में वो different है. तो NCR means what? The number of ways of choosing R things. यहाँ से देखो नीचे जो लिखा हुआ है लोअर सफिक्स बोलते हैं. नीचे लोअर सफिक्स क्या डिनोट करता है? कितना तुम सेलेक्ट करना चाह रहे हो. तो कितना सेलेक्ट करना है? R थिंग्स. कितने में से करना है? ऊपर में लिखा हुआ है n डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो n डिफरेंट थिंग्स में से R थिंग्स को चुनने का कितना वेज है, वो इस सिंबल का मीनिंग है, याद रखना. तो NCR मीन्स व्हाट? या it denotes what? It denotes number of ways of selecting R things out of n different things. अब ध्यान से अगर देखो तो NPR में मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R things out of n different things. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R things out of n different things को अब मैं उसके सिंबल, उसका सिंबल डाल सकता हूँ यहाँ पे NCR. इसका मतलब क्या हुआ? यही मतलब है इसका. तो NCR लिख दिया इसकी जगह पे इंटू. अब हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई? तो आपने n में से R थिंग को तो चूज़ कर लिया. अब उन R चीज़ों को अरेंज करना है, तो R चीज़ों को अरेंज करना है टेकिंग ऑल एट अ टाइम. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल R. तो गाइस ये है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन
between NPR and NCR, राइट? NPR और NCR में ये रिलेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन तुम्हें रिलेशन बताता है NPR और NCR में, राइट? जैसे इस पे अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना पड़े, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है? अगर मैं बोल दूं, क्वेश्चन दे दूं, इफ NPR is equals to 720 and NCR is equals to 120, फाइंड R, तो आपको R मिल जाएगा, राइट? आराम से बाय यूजिंग दिस रिलेशन। चलो इस रिलेशन का यूज करो। NPR what 720 is equals to NCR 120 into factorial R, ये कटेगा इससे 6 है। Now factorial of R is 6, तो अब याद करो कि किस नंबर का फैक्टोरियल 6 आता है, तो आपको पता चल गया होगा, आंसर इज 3, तो R इज 3। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन कॉम्बिनेशन। वो क्या है? रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR, याद रखना, ठीक है? नाउ इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? NCR का फॉर्मूला ऑफ NCR, राइट? नाउ अभी हमने पढ़ा NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। NPR का फॉर्मूला वी ऑल नो, फैक्टोरियल ऑफ n बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। हमें NCR का फॉर्मूला बनाना है, सो सिंपल, मैं फैक्टोरियल r को डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आऊंगा, तो NCR का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, फैक्टोरियल r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NCR, यानी कि तुम एक तरह से कह सकते हो NPR का जो फॉर्मूला है उसको हमने इसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो NCR का फॉर्मूला आ गया, राइट? अब इस फॉर्मूला से, अब R इसमें जो है, R स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ थिंग्स टू बी चोजन, N स्टैंड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, तो R मिनिमम कितना चूज कर सकते हैं? अगर तुम्हारे पास N डिफरेंट थिंग्स है तो हम मिनिमम उसमें से कितना चुन सकते हैं? एक भी नहीं, 0। और मैक्स कितना चुन सकते हैं? जितना है N, तो R का रेंज क्या होता है? 0 to N, राइट? N डिनोट्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट पे याद रखना, थिंग्स आर ऑल डिफरेंट जब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? एक दो वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं। 13C2 का वैल्यू निकालना है, राइट? तो इस फॉर्मूला से अगर मैं निकालूं तो फैक्टोरियल 13 बाई फैक्टोरियल 11, 13 माइनस 2 लिख देता हूं, इंटू फैक्टोरियल 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 13 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 2। 13 बाहर निकालो, 12 भी बाहर निकाल लो, तो फैक्टोरियल 11 हो गया, इंटू 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, काट दोगे इससे, आंसर इज 78 आ गया। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों काफ़ी बड़ा है, राइट, और ये इसके नियरेस्ट नहीं है, तो वी माइट कीप आवर आंसर इन NCR फॉर्म, हम लोग को वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? जैसे कोई बोले 50 थिंग्स में से 20 थिंग्स को चूज़ करना है, कितना वेज होगा, तो आप इस केस में अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी वेरी लार्ज वैल्यू, राइट? बहुत बड़ा वैल्यू आएगा जो पॉसिबल नहीं है निकालना, तो हम लोग आंसर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में जब तुम एक्सप्रेस करोगे तो वो बहुत बड़ा वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग, कोई पूछे कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज 20 थिंग्स आउट ऑफ 50 डिफरेंट थिंग्स, तो योर आंसर विल बी 50C20 फिनिश, यहाँ पे बोल के छोड़ दोगे, ठीक है? हाँ,
जब ये वैल्यू छोटा होता है या ये वैल्यू बड़ा हो लेकिन इसके नियरेस्ट हो, दो केस, जब ये खुद छोटा हो 0 1 2 3 4 ऐसे, और या तो ये 13 के नियरेस्ट हो, 13 हो 12 हो 11 हो, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं बिकॉज इसका वैल्यू बड़ा नहीं आता, राइट। अच्छा, फिर भी ये तो फॉर्मूला से निकाला, फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं। जैसे मुझे कोई बोले कि 13C2 निकालो, मैं इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, 13 से प्रोडक्ट लेना शुरू करूँगा 2 टर्म तक, 2 टर्म्स। 13 से प्रोडक्ट लेना शुरू करो घटाते हुए क्रम में, और कितने टर्म्स तक, 2 टर्म तक, और फिर इसको डिवाइड कर दो जो नीचे है उसके फैक्टोरियल से। तो देखो ये 6 हो गया, आंसर 78 तुरंत आया, राइट। तो हम लोग छोटे मोटे वैल्यूज़ इसी तरह से निकालेंगे रादर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। ओके, अब गाइस कुछ वैल्यूज़ हम लोग इसके याद रखेंगे, याद रखने भी चाहिए डायरेक्टली। NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, निकाल के देख लोगे इससे 1 आएगा। यानी कि जब लोअर सफिक्स 0 हो, अपर सफिक्स कुछ भी हो, ये 1 आएगा। NC1 जब लोअर सफिक्स 1 हो तो आंसर हमेशा अपर सफिक्स आएगा, निकाल के देख सकते हो। जब NC2 हो तो n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 होगा। NC3 बढ़ते जाएगा n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। फिर हमें सीधा याद रखना है NCN ऊपर नीचे जब सेम हो, राइट, तो ऊपर नीचे जब सेम हो तो आंसर फिर 1 होगा, निकाल के देख सकते हो, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज़ आप हमेशा दिमाग में रखोगे, ये बहुत बार यूज़ करना पड़ता है, तो वी डोंट कीप ऑन अप्लाइंग द फॉर्मूला, रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, राइट। इसके बाद गाइज, तो ये फार्मूला हमने कर लिया, R 0 से N तक जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि ये फार्मूला जब भी हम यूज़ करेंगे तो N डिफरेंट थिंग्स होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, NCR चूँकि ये नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग R थिंग्स, out of n different things, therefore NCR is always an integer। इसका मतलब ये हुआ कि NCR जो भी तुमको रिजल्ट देगा, वैल्यू देगा, फाइनल आंसर, दैट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेज कभी डेसिमल में नहीं हो सकता। आप खुद सोचो कि अगर मैं बोलूँगा कितने आदमी थे, तो कभी आप नहीं बताओगे 2.5। अगर मैं बोलूँगा कि कितने तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, वी कैन नॉट से 2.5 बिकॉज हाफ वे में क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो नंबर ऑफ वेज याद रखना हमेशा एक इंटीजर होता है, इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए NCR हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, याद रखना, राइट। ओके, तो ये था फॉर्मूला। इसके बाद आता है गाइस प्रॉपर्टीज़, राइट। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सब आपको याद रखनी है, तो 1 बाय 1। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये कहता है NCR इज सेम एज NC(n-R), मतलब NCR का जो आंसर वैल्यू आएगा दैट विल बी सेम एज, जब हम नीचे R को रिप्लेस कर देंगे इसके डिफरेंस से, देख लो तो वैल्यू सेम आएगा। यू माइट थिंक क्यों आएगा भाई, तो आप देख लो, NC(n-R) को फॉर्मूला से निकालो, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल इसका डिफरेंस n-n प्लस r इंटू फैक्टोरियल ऑफ नीचे वाला टर्म सफिक्स। तो अल्टीमेटली ये क्या आया, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r, यही ना आया। और क्या ये NCR का फॉर्मूला नहीं था, बिल्कुल था। तो आप याद रखना NCR इज इक्वल टू NC(n-R), ये इसका प्रूविंग है, राइट। जैसे मैं तुमसे पूछूं
10C7 किसके इक्वल होगा? तो 10C डिफरेंस क्या है? 3। मैं बोलूँगा 20C11 किसके इक्वल होगा बाय कॉम्प्लीमेंट्री रूल? तो ये इक्वल होगा 20C डिफरेंस सीधा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर 20C11 का वैल्यू पता है तो वो 20C9 का भी वैल्यू होगा, राइट? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछे, एक क्वेश्चन देख लो इस पर, अगर कोई मुझसे पूछे कि 20C18 का वैल्यू निकालो, तो तुम सोचोगे ना 20C18 तो बहुत बड़ा है, या तो फॉर्मूला से निकालें, और मैंने जो शॉर्टकट बताया था वो तो यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि 18 टर्म्स तक जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं ऐसे करूँगा, मैं पहले जब भी ये बड़ा हो और अपर सफिक्स के नियरेस्ट हो, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाते हैं। लगा लो 20C डिफरेंस क्या है? 2। अब 20C2 तो निकालना आसान है, मैंने सिखाया था, 20 × 19/2 फैक्टोरियल, राइट? कट जाएगा 10 से, 190 आंसर आ गया। ठीक है, मैं बोलूँगा 15C12, तो चूंकि ये 15 के नियरेस्ट है, मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रूल पहले लगा दूंगा, तो 15C डिफरेंस क्या आ रहा है? 3। अब 15C3 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 15 × 14 × 13/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये 6 होता है, 6 से काटते हैं 5, 2, 7, आंसर इज 91 × 5 दैट इज 455। देखो आंसर आ गया, राइट? तो दिस लॉ इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट रूल, NCR if NCX is equals to NCY। अब आप सोचिए कि ये दो कॉम्बिनेशन कब इक्वल होगा? अपर सफिक्स सेम है। जब अपर सफिक्स सेम हो तो x और y में क्या रिलेशन होगा जिससे दोनों सेम आए? तो इफ NCX equals to NCY it implies that either x will be equals to y, यहाँ सेम रखोगे तो इक्वल हो ही गया, या दोनों का सम n लोगे तब भी इक्वल आएगा बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूल। ठीक है, तो NCX अगर NCY के बराबर है तो तुम सीधा बोल सकते हो x इज इक्वल टू y होगा, या x प्लस y n के बराबर होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे 20C R-2 इज इक्वल्स टू 20C4। ठीक है, 20C4, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R का वैल्यू निकालो। तो मैं क्या करूँगा, पहला केस R-2 को 4 ले लूँगा तो R का वैल्यू 6 आया, और सेकेंड केस में क्या लूँगा, और R-2 + 4 इज इक्वल्स टू 20, तो R इज इक्वल्स टू हाउ मच? 18। अब तुम डाल के देख लो, 6 वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, क्रॉस चेक। तो 6 लोगे तो ये आएगा 20C4 इक्वल्स टू 20C4 आ गया सेम, और R को 18 लो, यहाँ पे 18 डालो, 18 - 2 16, और 20C4 बाई कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाओ, तो 20C4 को 20 माइनस डिफरेंस यानी कि 16 ही तो लिखेंगे, इक्वल है, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लो, अगर आपको दे दिया है NC15 इज इक्वल्स टू NC9, फाइंड द वैल्यू ऑफ NC22 का वैल्यू निकालो। तो आराम से निकालोगे, सबसे पहले n निकाल लो इस रिलेशन से, तो NC15 NC9 लेना, तो x इक्वल्स टू y वाला केस तो ख़त्म हो गया क्योंकि दिख रहा है सेम नहीं है, सेकेंड वाला केस बचा है, तो 15 + 9 विल बी इक्वल्स टू n, तो n हम लोग को मिल गया 24। चलो यहाँ पे पुट कर दो, NC22 का वैल्यू चाहिए, n 24 है, 24C22 को हम 24C2 लिख सकते हैं,
और 24C2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 24 इंटू 23/2 फैक्टोरियल कटेगा 12 से, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, राइट। तो दिस इज द सेकेंड लॉ। इसके बाद आता है गाइस थर्ड लॉ। द थर्ड लॉ इज कॉल्ड पास्कल्स रूल। पास्कल्स रूल क्या बोलता है गाइस, राइट। तो पास्कल रूल कहता है NCR में अगर मैं NCR -1 ऐड कर दूं, राइट, यानी कि दोनों टर्म को ध्यान से देखोगे, बीच में प्लस साइन है, अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव, इससे एक छोटा या ये इससे एक बड़ा हो, एक ही बात है। तो इसका सम हमेशा क्या आएगा, अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो, जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उसमें प्रीवियस अपर सफिक्स का +1 कर देना, और लोअर सफिक्स में क्या लिखोगे, दोनों में जो बड़ा है, ठीक है, दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ आएगा। इसको कहते हैं पास्कल्स रूल, और इसका प्रूविंग तुम लोगों ने परम्यूटेशन में किया हुआ है, ठीक है। चलो मैं फिर भी दिखा देता हूँ प्रूफ। NCR प्लस NCR -1, NCR को मैं फॉर्मूला से ब्रेक करूंगा तो फैक्टोरियल n ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टोरियल n फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे तो बाई डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो n -r+1 इंटू लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n -r, और r बाहर निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, r -1। सिमिलरली यहाँ भी n -r+1 को अगर मैं बाहर निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, n -r, राइट, इंटू r -1 फैक्टोरियल, इंटू r -1 फैक्टोरियल। अब दोनों में जो कॉमन है बाहर निकाल लो, फैक्टोरियल n कॉमन है, फैक्टोरियल n -r कॉमन है, फैक्टोरियल r -1 कॉमन है, क्या बचा, 1/r प्लस 1/n -r+1, ठीक है। टेक द एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, n -r+1 प्लस r/r इंटू n -r+1, r कट गया, n+1 इंटू n फैक्टोरियल क्या हो गया, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा, राइट। और अब मैं नीचे क्या करूंगा, n -r+1 प्रोडक्ट है, किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हो, n -r+1 पहले लिखो, इंटू फैक्टोरियल n -r लिखो, ठीक है, और r इंटू फैक्टोरियल r -1 लिख दो, इंटू है बीच में, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो परम्यूटेशन से कि n+1 इंटू फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+1, और n -r+1 इंटू फैक्टोरियल n -r को लिख सकते हैं n -r+1 फैक्टोरियल, और r इंटू r -1 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल r लिख सकते हो। अब इसको अगर फॉर्मूला से तोड़ के देखोगे तो यही आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1CR, ठीक है। तो ये पास्कल्स रूल है, प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद गाइस इसका एप्लीकेशन कहीं पे लिखा है 20C4 प्लस 20C5, इसका आंसर क्या होगा, क्या इसमें पास्कल लगेगा, यस, क्योंकि अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स कंजिक्यूटिव है, तो आंसर क्या होगा 21C, जो दोनों में लोअर सफिक्स में जो बड़ा है 5, आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन है। देखो क्वेश्चन कितने अच्छे होंगे इस पे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने लिख दिया 10C4 प्लस 11C5 प्लस 12C6
प्लस 13C7, ठीक है, प्लस 10C3, 10C5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकालो। तो आप सोच सकते हो ना कि मुझे सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, इसलिए सबका वैल्यूज़ निकाल के ऐड करना पड़ेगा। नो, हियर वी कैन अप्लाई पास्कल्स रूल। तुम ध्यान से देखो, अपर सफिक्स एक एक बढ़ रहा है, देखते जाओ एक एक बढ़ रहा है। तो जब ऐसा हो तो समझ जाना पास्कल्स रूल है। सबसे पहले इस दोनों में पास्कल लगेगा, यस, क्योंकि अपर सफिक्स सेम है। तो क्या हो जाएगा इसका सम 11C, दोनों में जो सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 होगा, सॉरी 3, 10C3 है। तो इस दोनों का सम क्या आएगा भाई, पास्कल्स रूल 11C4। अब 11C4 के साथ 11C5 बचा हुआ है, वो लिख देंगे। इन रिटर्न फिर से पास्कल लग रहा है, देखो अपर सफिक्स सेम, लोअर सफिक्स कंसेक्यूटिव है, देख लो। तो इसका आंसर क्या आएगा 12C5। 12C5 को 12C6 के साथ ले लोगे तो फिर पास्कल लगेगा और ये बन जाएगा 13C6। 13C6 में 13C7 बचा हुआ ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 14C7। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और इसका शॉर्टकट मैं दे देता हूँ, कंपटीशन में इस एक स्टेप में आप आंसर लिख सकते हो। मान लो आपको दिया हुआ है NCR और एक एक करके ये बढ़ रहा है, n+1C R+1 प्लस n+2C R+2, राइट, डॉट 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 टिल MCK, मतलब बढ़ते बढ़ते वहाँ तक गया। और तो आपको देखो करना क्या है, आपको पास्कल लगाने के लिए एक टर्म चाहिए ना जिसका अपर सफिक्स सेम हो, वो यहाँ मिसिंग है। वो हम लोग अपने से ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। NCR-1 हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम देख लो कि यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में पास्कल लग रहा है, यस। उसके बाद का आंसर क्या आएगा, आप पूरे का आंसर एक बार में लिख सकते हो, राइट। और वो क्या होगा, लास्ट टर्म पे फोकस करो, MCK है तो इसका आंसर आएगा M+1C M+1CK, डायरेक्ट -NCR-1 पहले से बचा हुआ, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अगर ये टर्म दिया होता तो माइनस करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, सो कहते हैं पास्कल्स रूल। थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि NCR अपॉन NCR-1 हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप देख सकते हो NCR बाय NCR-1 में 2 कॉम्बिनेशंस के टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में जो n अपर सफिक्स दोनों का सेम है, देखो, और लोअर सफिक्स कंसेक्यूटिव है और नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो अल्टीमेटली क्या आएगा, तो ये याद रखना है आपको, n-R+1/R आएगा। ये फॉर्मूला बना लो और याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। ध्यान रखना लोअर सफिक्स छोटा नीचे हो, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, अपर माइनस लोअर सफिक्स, जिसका जो डिफरेंस होगा उसको यहाँ लिख देना ऊपर, और ऊपर वाले कॉम्बिनेशन का जो लोअर सफिक्स है उसको यहाँ लिख देना, राइट। जैसे 20C7 बाई 20C6, देखो इस फॉर्म में है, तो इसका आंसर कोई बोले तो आप सोचोगे ना वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई करें, नो, स्ट्रेट अवे आंसर, इसका डिफरेंस 14 ऊपर आया और इसका लोअर सफिक्स जो है वो नीचे आएगा, तो आंसर मिल गया आपको पल भर में 2, ठीक है। 37C11 बाई 37C10, आंसर क्या होगा, तो 37 - 10 27 बाई नीचे 11 है, 11 आंसर।
ठीक है। फिर 25C9 बाई 25C10। अब यहाँ देखो हुआ क्या, मैंने इसका उल्टा ले लिया, ठीक है। लोअर सफिक्स मेरा नीचे बड़ा है, तो इसको उल्टा कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंस नीचे आएगा, 25 माइनस 9 नीचे आ गया, और इसका लोअर सफिक्स ऊपर चला गया, खत्म। तो 10/16, 10/16, 5/8 आंसर, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। इस पर एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट अस कम टू अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, राइट, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। NCR minus 1 is 36. Let this be equation 1. NCR is 84. Question number 2. NCR plus 1 is 126. ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ RC2, मतलब हमें R चाहिए, राइट। अब R कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगा, NCR बाई NCR माइनस 1 इज़ 84/36। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, किससे कट रहा है, 6 से, 7/3 आ गया, ठीक है। इस पे ये फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो, क्या आएगा, n माइनस R प्लस 1/R इज 7/3, ठीक है। तो ये आएगा 3n माइनस 3R प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7R। तो n क्या मिला है यहाँ से हमें, 10R, ठीक है, माइनस 3/3 n आ गया, ठीक है। इसी तरह से 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो NCR प्लस 1 बाई NCR इक्वल्स टू 126/84, ठीक है। चलो 6 से काटते हैं, 21, 14, 7 से कट रहा है, 3/2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n माइनस R बाई R प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2n माइनस 2R इज इक्वल्स टू 3R प्लस 3, तो इससे n मिल जाएगा हमें 5R प्लस 3/2, इक्वेशन नंबर 5। हमें R चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को, तो 10R माइनस 3/3 इक्वल्स टू 5R प्लस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20R माइनस 6 इज इक्वल्स टू 15R प्लस 9, दिस इज 5R इज इक्वल्स टू 15, R इक्वल्स टू 3 मिल गया हमें, और R 3 मिल गया, हमें वैल्यू चाहिए RC2 का, यानी कि 3C2 का, तो 3 इंटू 2 बाई फैक्टोरियल 2, आंसर इज 3। और वैसे भी याद रखो 3C2 को हम लोग 3C1 भी तो लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल से, और हमें पता है कि नीचे जब 1 हो तो जो अपर सफिक्स है वही आंसर होता है 3। तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, next property, very important, product of R consecutive integers is divisible by factorial R, ठीक है। पहले इसका मीनिंग समझा दूं, 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ले लो 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, कहीं से भी शुरू होने वाला, 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 21, 5 कंजिक्यूटिव है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो ये फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, काट के चेक कर लो, कट जाएगा, इंटीजर आएगा। डिविजिबल मतलब डिवाइड करने पे
फैक्टोरियल 5 से इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल होगा। अगर 6 कंसेक्यूटिव ले लेते हैं हम लोग, तो किससे डिविजिबल होगा? फैक्टोरियल 6 से डिवाइड होगा ही, करके देख लो आएगा। ठीक है, तो जितने भी ऊपर में कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट हैं उसी के फैक्टोरियल से वो डिविजिबल होता है। वही लिखा है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। तो यू माइट वंडर कि क्यों? तो इसको दो तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन से, एक बिना कॉम्बिनेशन के, 9, 10 के कॉन्सेप्ट से। चलो पहले कॉम्बिनेशन से करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग n+1 से स्टार्ट करते हैं, n+2 आर कंसेक्यूटिव लेना है, तो लास्ट टर्म हो जाएगा मेरा n+r इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। ये प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो टू प्रूव दिस इट इज sufficient to prove that n+1 n+2 से लेकर n+r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इज एन इंटीजर। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, 6 2 से डिविजिबल है। कैसे? क्योंकि 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर आता है, राइट? तो अगर n-r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट फैक्टोरियल r से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर ही आएगा। ये प्रूव करना है हमें, राइट? तो चेक करते हैं, प्रूव करते हैं इसको कि ये इंटीजर आएगा। तो देखो LHS ले लिया मैंने, n+1 n+2 से लेकर n+r बाई फैक्टोरियल r को मैं लिख सकता हूं ऐसे, मैं ऐसे लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। एक ही बात है, मैंने ऊपर नीचे फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब पूरा न्यूमरेटर मेरा फैक्टोरियल n+r कहलाएगा। I can say that the numerator is equals to n+r फैक्टोरियल, क्योंकि ये 1 तक जा रहा है, 1 से लेके n+r का कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है, तो फैक्टोरियल n+r हो गया ये, बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r। क्या इसको मैं n+r लिख सकता हूँ या n+r लिख सकता हूँ? दोनों सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से चेक कर लो, दोनों सेम है। तो क्या इसको मैं c के फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, और c के फॉर्म में लिख दिया तो ये इंटीजर हो ही गया ना। मैंने बताया था शुरू में कि c का जो फॉर्मूला है वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि दिस डिनोट्स नंबर ऑफ वेज, और नंबर ऑफ वेज कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो इंटीजर होगा। इसलिए c के फॉर्म में अगर आप कोई भी टर्म को एक्सप्रेस कर सकते हो c के फॉर्म में, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि ये एक इंटीजर है, राइट? Hence it is proved that product of r consecutive integers is divisible by factorial r. Product of m consecutive integer is divisible by factorial m. ठीक है, product of 20 consecutive integers is divisible by factorial 20, right? So तो ये बहुत important property है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, next property number 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCN, इसका जो सम आएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 to the power n, राइट? हम लोग बहुत जगह पे अपर सफिक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि हर जगह वो सेम रहता है, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में C0 प्लस C1 प्लस C2 भी बोल देते हैं। इसका आंसर क्या आता है? जो अपर सफिक्स है 2 के पावर में वही होगा, राइट? प्रोवाइडेड ये 0 से स्टार्ट हो और एंड किस पे हो? ऊपर नीचे सेम हो जाए। ठीक है, जैसे 10C0 से लेकर
10C1 सॉरी 10C10 तक अगर मैं इसका सम ले लूँ तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप? 2 के पावर में 10। अगर सपोज कर लो ये 1 से शुरू हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं NC1 से स्टार्ट कर रहा हूँ लोअर सफिक्स को और बराबर हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? 2 टू द पावर n-1। इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से बहुत क्लियरली शो कर सकते हैं। जब तुम पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली दिख जाएगा। मैं इसको कॉम्बिनेशन से भी बता सकता हूँ। हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? n थिंग्स हैं, ठीक है, हमारे पास n थिंग्स हैं, राइट। n में हर एक थिंग को हम डिस्पोज कर सकते हैं कितने वेज में? 2 वेज में। जैसे सपोज हमारे पास A1 A2 से लेकर AN थिंग्स है। इस पहले चीज़ को हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं 2 वेज में। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये पेन है, अब इस पेन को या तो मैं लूँगा या तो मैं छोड़ दूँगा। तो इस पेन को के साथ मैं कितने तरह का व्यवहार कर सकता हूँ इन हिंदी, राइट। तो आई कैन बिहेव इन 2 वेज विद दिस पेन। फर्स्टली इधर आई कैन टेक इट और आई कैन लीव इट। इसी तरह हर चीज़ को डील करने का 2 वेज है। तो एवरीथिंग हैज़ 2 वेज in which it can be dealt off, either it can be taken or it cannot be taken। तो हर एक चीज़ को 2 तरह से तुम डील कर रहे हो, 2, इसको भी 2 वेज में। तो सबको इनटू कर दो तो सब चीज़ों को कितने वेज में तुम डेल्ट ऑफ कर सकते हो? 2 टू द पावर n, ठीक है। इट सेम एज n में से मैं 1 भी ना लूँ या 1 लूँ या 2 लूँ से लेकर जितना लूँ n में से n को ले लूँ तो आंसर 2 टू द पावर n। उतना क्लियर अगर ये नहीं भी होता है तो ये बाइनोमियल में बहुत क्लियर दिख जाएगा आपको, इसलिए ज़्यादा पैनिक मत करना। 2 टू द पावर n होता है ये, ठीक है। तो एप्लीकेशन समझ गए होंगे। कहीं पे लिखा हुआ है 20C0 से लेकर 20C20 तक, तो आंसर 2 टू द पावर 20। नाउ आफ्टर दैट गाइज वी हैव नंबर ऑफ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स that can be formed, number of straight lines that can be formed with n non-collinear points, with n non-collinear point is, answer is NC2, राइट। अब समझो कि सपोज करो हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब होता है व्हेन दे कम इन द स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये चारों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आ सकता है? नो, ठीक है। इसमें से कोई 3 भी नहीं आ सकता है, 2 तो हमेशा ही आएगा। तो सच पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मीन्स 2 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ सकता है, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स आपको दिख रहा है नॉन कोलिनियर है, और मैं पूछूंगा इन 4 पॉइंट्स से कितना स्ट्रेट लाइंस तुम बना सकते हो। वी ऑल मस्ट बी नोइंग दैट स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। अब सवाल है कि जितने तरह से हम इनमें से 2 पॉइंट चुन सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्रिएट हो सकती हैं, राइट। इट मीन्स द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 2 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स विल गिव यू द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, राइट। जैसे देखो ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन बन गया, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन कभी नेवर एंडिंग है, राइट। एक रे होता है, इनफाइनाइट रे। चलो ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन बना, ए और सी को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगा, ए और डी को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगा, 3 लाइंस हो गए। चलो अब बी के साथ सी को ज्वाइन करके एक अलग लाइन बनेगा, बी के साथ डी को ज्वाइन करके भी एक अलग लाइन बनेगा। अब सी की बारी आई तो सी का बी के साथ बन चुका है लाइन, सी का ए के साथ भी बन चुका है, लेकिन सी का डी के साथ अगर ज्वाइन करें एक और लाइन बना।
तो नाउ हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड, आप देखिए कितने स्ट्रेट लाइंस बने, तो 1 2 3 4, आप काउंट करोगे, ए से बना 1 2 3, ठीक है, बी से बना 3, ये तो काउंट हो चुका है, 3 4 5, और ये बना 6, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने दिख रहे हैं आपको, 6 बने ना स्ट्रेट लाइंस। तो इसको आपने प्रैक्टिकली निकाला, अगर इसको मैथमेटिकली निकालेंगे तो मैं कह सकता हूँ ना, इन 4 में से अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट को चुन लूँ तो अलग अलग लाइंस फॉर्म होंगे। और आप खुद देखो 4c2 को अगर फॉर्मूला से निकालोगे तो 4 × 3 बाई फैक्टोरियल 2, 2 से ये कटेगा 2, आंसर कितना आया, 6 स्ट्रेट लाइंस बना हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड using n non-collinear points is given by n में से कोई भी 2 पॉइंट लोगे उतनी लाइंस बनेंगी, राइट। तो NC2 याद रखना। तो अगर कोई तुमसे पूछे देयर आर 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो आपका आंसर होगा 20C2। If somebody asks you there are 15 non-collinear points, how many straight lines can be formed? Your answer will be 15C2. 15C2 straight lines can be formed, right? ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। Second, if now all the points are not collinear, non-collinear, if there are m collinear points and n non-collinear points, then the number of straight lines that can be formed, the number of straight lines that can be formed, अब गाइस ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? नाउ ऑल द पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स हैं m प्लस n, दे आर नॉट ऑल नॉन कोलिनियर। m प्लस n पॉइंट्स में आपको m कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है और n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड इज, देयर आर 2 मेथड, वन इज डायरेक्ट, वन इज यू हैव टू टेबुलेट एंड सॉल्व। तो डायरेक्ट बताता हूँ, इज गिवन बाय number of straight lines is equals to total points C2 minus collinear points C2, ठीक है, plus 1. This is the direct formula in which you can find the total straight lines that can be formed. अब सोचो ऐसा क्यों लिया मैंने, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। सबसे पहले मैंने टोटल पॉइंट्स में से कोई भी 2 ले लिया, तो इसमें सब लाइंस डिफरेंट नहीं होंगे, कुछ लाइंस ओवरलैप हो जाएंगे, राइट, क्योंकि एक ही लाइन पे थे। उनमें से मैं वो केस हटा दूंगा जिसमें एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, और वो उसी केस में रिपीट होंगी जब हम कोलिनियर में से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। लेकिन सब कोलिनियर को ज्वाइन करके एक लाइन तो बनेगा ही, तो +1, राइट। तो इसका आंसर हो गया m प्लस NC2 माइनस MC2 प्लस 1। समझ में अगर नहीं आया तो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको। इसको हम एक और वे से बना सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, टेबल मेथड, ठीक है। कितने कोलिनियर हैं यहाँ पे लिखेंगे, m कोलिनियर पॉइंट्स और n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, हमें स्ट्रेट लाइंस बनाना है। स्ट्रेट लाइंस कितने पॉइंट से बनता है, 2 पॉइंट से बनता है। चलो अब मैं क्या करूँगा, नॉन कोलिनियर में कोई भी 2 ले लूँगा और इसमें से एक भी नहीं लूँगा, तो डिफरेंट लाइंस बनेंगे ही। फिर नॉन कोलिनियर में मैं कोई एक ले लूँगा और कोलिनियर से भी एक ले लूँगा, तब भी अलग अलग लाइंस बनने वाले हैं। लेकिन इसमें से 2 ले लूँगा और इसमें से एक भी नहीं लूँगा, तो वो एक ही लाइन बार बार बनेगा। क्यों, देखो ये 4 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। सपोज
अब इस m को 4 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 4 में से तुम कोई भी दो ले लो, ये दो लेके लाइन बनाओ, यही लाइन बनेगा। लाइन तो रे होता है इनफाइनाइट, इसको ज्वाइन करोगे तो यही लाइन बना। इस 4 में से अगर इसको और इसको लेके हम ज्वाइन करें, वो भी वही लाइन बन रहा है। इन दोनों को लेके बनाएंगे लाइन, तब भी वही लाइन बन रहा है। तो आपने क्या देखा कि कोलिनियर में कोई भी दो पॉइंट जब हम लोग लेंगे तो वो एक ही लाइन बार बार बनेगा, रिपीटेशंस। तो हम लोग ये केस कभी ले नहीं सकते, ठीक है। तो आंसर हो गया। अब इसको आंसर में कैसे लिखोगे? इसको आपने m में से कितना चुना? 0, MC0 इंटू n में से कितना चुना? NC2, पहला केस, ठीक है। प्लस फिर आपने m में से 1 चुना और n में से भी 1 चुना, राइट। ये भी लाइन बनेगा। या देखो दिस इज फर्स्ट केस में इंटू किया मैंने आपस में, सेकेंड केस वाले को मैंने प्लस किया और इसको इंटू किया। MC1 इंटू NC1 प्लस 1 क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि सब कोलिनियर को ज्वाइन करने पे एक लाइन तो बनेगा ही, राइट। तो ये दो मेथड हैं, इससे और इससे जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, और फाइंडिंग नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज करो देयर आर 4 कोलिनियर पॉइंट्स एंड देयर आर 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने बनेंगे? तो आप देखो ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 A B C D, और 6 नॉन कोलिनियर, राइट, P1 P2 P3 P4 P5 P6। P6, ठीक है। ये 6 नॉन कोलिनियर और ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स। अब द क्वेश्चन इज कितने स्ट्रेट लाइन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला मेथड 1 से अगर मैं चलूं तो मैंने क्या बोला था, टोटल पॉइंट्स कितने हैं ये देख लो, 4 + 6 10। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10C2। टोटल 10 पॉइंट हैं, 10 में से कोई भी 2 लोगे तो लाइंस बनेंगे, लेकिन उसमें कुछ लाइंस ओवरलैप करेंगे। और तुम लोग सबको पता है ओवरलैप कब करेंगे, जब कोलिनियर में से कोई भी 2 लेंगे। तो इस ये जो वैल्यू देगा, इसमें कोलिनियर में जो 2 पॉइंट्स लिए जा रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, राइट। तो आपको वो केस को हटाना पड़ेगा जिसमें सेम लाइन बार बार बन रहा है, और वो उस केस में बनेगा जब कोलिनियर में कोई भी 2 ले रहे हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं, 4 -4C2 कर दिया मैंने। तो इसमें से जो भी 2 ले रहे हैं वो केस मैंने इसमें हटा दिया, माइनस कर दिया। +1 क्यों? क्योंकि सब कोलिनियर को ज्वाइन करके एक लाइन तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं उसको। तो आंसर आ गया, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 10C2 - 4C2 +1। वैल्यू निकालो, 10C2 को निकालोगे 10 × 9/2 45 आएगा, ये 6 आएगा, ये 1 आएगा। आंसर कितना आया, 40, ठीक है। अब टेबुलर मेथड पे जाओगे, मेथड 2, तो इसको टेबल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करोगे आप, 2 कॉलम बना लोगे, 4 कोलिनियर और 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिया। 2 पॉइंट्स आपको लेना है स्ट्रेट लाइन के लिए, वी रिक्वायर ओनली 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट हम कैसे कैसे ले सकते हैं, तो नॉन कोलिनियर में कोई भी 2, इसमें से एक भी नहीं। जैसे इसमें से कोई भी 2 ले लो तो ये लाइन तो बनेगा एक, इसमें से कोई 2 ले लो अलग, क्योंकि नॉन कोलिनियर में कोई भी 2 लोगे तो अलग अलग लाइंस बनेगा। तो ये केस तो सही है, इसमें डिफरेंट लाइंस बन रहे हैं। फिर लेंगे कोलिनियर में 1 और नॉन कोलिनियर में भी 1। ऐसे देखो, नॉन कोलिनियर में मैंने इसको ले लिया और कोलिनियर में इसको दे दिया, ये अलग लाइन बन रहा है, देख लो, ठीक है। इसको और इसको ले लो, अलग लाइन बन रहा है, इसको ले लो, अलग लाइन बन रहा है। तो कोलिनियर में 1, नॉन कोलिनियर में भी 1 पॉइंट ले ले तो लाइंस अलग अलग बनेंगे। लेकिन कोलिनियर में 2 लेंगे तो वो सेम लाइन बनेगा, वो केस हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने हुए इस मेथड से,
दोनों मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर में 4 कोलिनियर में कितना ले रहे हो, एक भी नहीं ले रहे हो, 0, तो 4C 0, मतलब तुम 4 में से एक भी नहीं ले रहे हो। एंड इंटू एंड तुम 6 में से 2 ले रहे हो, तो 6 से 2 लिया, 4 में से एक भी नहीं लिया, मिला के 2 ही पॉइंट आया। एक केस हो गया ये ख़त्म। फिर सेकंड केस जब आएगा तो प्लस साइन दोगे, और फिर सिमिलरली 4 में से एक ले रहे हो, 4 कोलिनियर में से एक लिया एंड 6 कोलिनियर में से भी एक ले लिया। आ गया नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। लेकिन एक केस इसमें छूट गया जिसमें सब कोलिनियर को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनता है। तो आंसर क्या आया देखो, आंसर इज 6C2 15 प्लस 24 प्लस 1, आंसर इज 16, दिस इज 39 40, आंसर आ गया देखो 40, राइट। तो आंसर इज 40। ठीक है, तो सेम आंसर हम लोग का आया, चाहे तुम इस मेथड को अप्लाई करो चाहे तुम कॉलम मेथड को अप्लाई करो, राइट। ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला केस है। इसके बाद सिमिलरली जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइंस किया तो वी हैव नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, राइट, द थ्योरी ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब आ जाओ, स्ट्रेट लाइन हटा दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स that can, number of different triangles, the number of different triangles that can be formed, the number of different triangles that can be formed with n non-collinear points। सोचो एक ट्राइंगल को बनाने के लिए how many points do we require, 3 points, तो टोटल n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उस पर तुमको पता है कि नॉन कोलिनियर में अगर हम कोई भी 3 लेंगे तो वो अलग अलग ट्राइंगल बनेगा। देखो इसको लिया, इन तीनों को लिया, अलग ट्राइंगल बनेगा, ये 2 और इसको लिया, अलग बनेगा। तो नॉन कोलिनियर में से कोई भी अगर हम 3 ले लेंगे तो वो ट्राइंगल बनेगा। तो NC3 आंसर हो गया। तो जब भी आपको मैं बोलूँगा 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, बताओ कितने ट्राइंगल्स हम इससे बना सकते हैं इसके पॉइंट्स को लेकर, तो 20C3 आंसर, राइट। क्योंकि ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए और पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर होना चाहिए। लेकिन सेकेंड केस, इफ देयर आर m कोलिनियर एंड n नॉन कोलिनियर पॉइंट, देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स that can be formed is given by triangles is given by, तो number of triangles जो बनेंगे कैसे मिलेगा, डायरेक्ट मेथड, टोटल पॉइंट्स में से कोई भी 3 ले लो, ठीक है, टोटल पॉइंट्स मिला दो, दोनों को कोलिनियर नॉन कोलिनियर को क्लब करके टोटल पॉइंट्स आ गया, उसमें से कोई भी 3 लोगे तो ट्राइंगल्स बनेंगे। लेकिन इसमें वो भी आंसर इंक्लूड हो जाएगा जिसमें कोलिनियर से हम 3 चुन रहे हैं। और तुम लोग को अच्छी तरह दिख रहा होगा कि कोलिनियर में से अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट ले लूँ, ये 4 5 जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर इसमें से कोई भी 3 पॉइंट लेके मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसमें वो केस भी इंक्लूड हो गया जिसमें कोलिनियर में कोई 3 लिया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, वो केस हटा देना है। कोलिनियर में से कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स में से कोई भी 3 ले रहे हैं, वो केस इसमें माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा, इसमें +1 कुछ नहीं होगा, राइट। तो इस केस में आंसर क्या हुआ, m + NC3 - MC3, खत्म, ठीक है। मेथड 2 की तरफ चलोगे तो मेथड 2 में क्या होगा, m कोलिनियर पॉइंट्स टेबल मेथड और n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को टैबुलेट कर दो। चलो 3 पॉइंट्स चुनना है आपको, 3 पॉइंट का चुनाव आप करोगे कैसे कैसे लेना है। तो बोलो नॉन कोलिनियर में तीनों ले लो, इसमें से एक भी ना लो, ट्रायंगल्स बन जाएगा अलग अलग। नॉन कोलिनियर में 2 ले लो, इसमें 1 ले लो, बनेगा, देख लो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इसमें से कोई 1 ले लो, 2 ले लो और इसमें से कोई भी 1 ले लो, देखो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है, राइट। और इसमें से 2 ले लो, इसमें से 1 लो, तभी बनेगा। देखो ये 2 पॉइंट लेके ये पॉइंट ले लो 1, तो देखो ट्रायंगल बना ये वाला। तो कोलिनियर में 2 ले लो, 1 नॉन कोलिनियर में ले लो, तभी बनेगा। हाँ, तुम कोलिनियर में तीनों नहीं ले सकते क्योंकि वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये केस नहीं लेना। अब इस आंसर को कैसे लिखोगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज गिवन बाय
चूज करो, m में से एक भी नहीं ले रहे हम लोग और n में से 3 ले रहे हैं, एंड प्लस सेकेंड केस m में से एक चुन रहे हैं और n में से 2 चुन रहे हैं, टोटल पॉइंट 3 हो गया देखो, या m में से 2 चुन रहे हैं और n में से एक चुन रहे हैं। आंसर तो टेबल मेथड से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है वो भी निकाल सकते हो, राइट। तो ट्रायंगल मैंने दिखाया, स्ट्रेट लाइन दिखाया, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी, क्वेश्चन चेंज कर सकता हूँ, ट्विस्ट कर सकता हूँ, वो भी क्वाड्रिलेटरल भी दे सकता हूँ। क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट से बनता है, तो आप अपने से उसमें सोचोगे कि कितने क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं, वो आप अपने से डिसाइड कर लेना, वो इसी तरह से बनेगा, राइट। चलो फिर रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स या n साइडेड पॉलीगन इज गिवन बाय nc2 माइनस n। ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का। बोलोगे क्यों? ध्यान से देखो, nc2 क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स, n वर्टिसेस, n टोटल स्ट्रेट लाइन कितना बनेगा, nc2 वही बता रहा है। क्योंकि n साइडेड पॉलीगन है तो n वर्टेक्स होगा, तो कितना टोटल स्ट्रेट लाइन बना वो आ गया, और n उसमें से माइनस क्या किया मैंने, n है नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल लाइंस में से अगर साइड को माइनस कर देंगे तो डायगोनल ही बचेगा। जैसे देखो एग्जांपल, n को मैं 5 ले रहा हूँ या 6 लेता हूँ, चलो ठीक है 5 ही ले लो, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। 5 साइडेड पॉलीगन है ये, दिख रहा है आपको। टोटल डायगोनल्स पूछ रहा है ना आपसे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि अगर 5 साइडेड पॉलीगन है तो कितने वर्टिसेस हुए? 5। क्या मैं कह सकता हूँ देयर आर 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? बिल्कुल बोल सकते हैं, 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब बताओ इन 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो तुम बोल दोगे ना 5c2। देखो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा, इन दोनों को करेंगे 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 ये बनेगा। तो कितने स्ट्रेट लाइंस बन गए? 10। 5c2 का वैल्यू 10 आता है। तुम देख लो यहाँ कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 तो साइड ही हो गया, 5 6 7 8 9 10 लाइंस बना। लेकिन मुझे चाहिए डायगोनल्स, तो 10 लाइंस में अगर मुझे सिर्फ डायगोनल्स निकालना है तो मैं इन 5 साइड्स को माइनस कर दूंगा तो डायगोनल ही ना बचेगा। तो टोटल स्ट्रेट लाइंस में से अगर मैं साइड्स को माइनस कर दूं, क्योंकि साइड्स भी वर्टिसेस से ही बन रहा है, तो जो बचेगा वो बीच के जितने डायगोनल्स होंगे वही बच जाएंगे। तो 5c2 माइनस 5 फॉर्मूला हो गया। तो अगर n को 5 ले रहा है तो 5c2 माइनस 5। n साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? फॉर्मूला बन गया nc2 माइनस n। मैं बोलूँगा 20 साइडेड पॉलीगन में कितने डायगोनल बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 20c2 माइनस 20, 20c2 माइनस 20, राइट। ये बन जाएगा आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, जैसे परम्यूटेशन था, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस बनेंगे लेकिन इजी बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड, अ कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड by 9 women and 8 men. 9 women and 8 men. By 9 women और 8 men है. In how many ways can this be done
कैन दिस बी डन इफ एट लीस्ट 5 women has to be included in a committee ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है in how many of these committee number 1 women are in majority, number 2 men are in majority, राइट। तो अब ये रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको हम लोग, राइट। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन मतलब रिस्ट्रिक्शंस है। जिस तरह परम्यूटेशन में रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन था, इसमें रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि 12 का कमेटी बनाना है और 9 वुमेन और 8 मैन है बस, और कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो हम लोग बड़ा सिंपली क्या करते हैं, 9 वुमेन और 8 मैन को ऐड कर देते हैं, तो 17 पीपल आर देयर। 17 पीपल में से मुझे 12 चुनना है, कमेटी 12 का बनाना है, तो 17C12 हो जाता, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन है। टोटल लोग 17 हैं और उसमें से 12 चुनना है, 17C12 हो जाता आंसर। लेकिन देखो इसमें कंडीशन डाल दिया कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ एटलीस्ट 5 वुमेन हैज़ टू बी इंक्लूडेड, राइट। कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, तो कॉलम मेथड का ही यूज़ होता है इसमें। आप मेन और वुमेन का कॉलम अलग कर दो। 5 वुमेन और 9 वुमेन है और 8 मेन है, राइट। तुम्हें टोटल कितना चुनना है, 12, यानी कि जो भी आप यहाँ नंबर्स डालोगे मिला के इसका सम 12 आना चाहिए। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि हर कमिटी में कम से कम एटलीस्ट 5 विमेन होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 5 तो होनी चाहिए विमेन। तो 5 से स्टार्ट करो, मिनिमम 5 विमेन लिया। तुमको कमेटी बनाना है 12 का, कितने और चाहिए, 7 मेन लेना पड़ेगा ही। चलो हम 6 विमेन ले लेते हैं, तो 12 लोग टोटल लेना है, तो मेन में से 6 लेना पड़ेगा। हम 7 ले लेते हैं, इसमें 5 लेना पड़ेगा। इसमें 8 ले लेते हैं, इसमें 4, और इसमें 9 ले लेते हैं, तो इसमें 3। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? यस। कम से कम 5 वुमेन है। देखो वुमेन के कॉलम में 5 से कम कहीं नहीं है, राइट। और हर रो में ऐड करके देखो 12 लोग आ रहे हैं, ठीक है। एवरी कॉलम एवरी रो देखो 12 है मिला के। तो आंसर कैसे लिखोगे लास्ट में? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? तो एटलीस्ट 5 वुमेन का आंसर क्या होगा? तो 9 वुमेन में से 5 चुन रहे हो, तो 9C5 एंड खाली वुमेन छोड़ना नहीं, क्योंकि वुमेन को लेके छोड़ देंगे तो कमेटी कंप्लीट कहाँ हुआ? तो 7 मेन भी तो लेना है, तो एंड इनटू होगा 8C7। सेकेंड रो पे जाते हैं, या 12 का कमेटी हम इस तरह से बना सकते हैं, तो 9 में से 6 मेन वुमेन और 9 में से 6 मेन, या राइट 9 में से 7 विमेन और 8 में से 5 मेन, या 9 में से 8 विमेन और 8 में से 4 मेन, या 9 में से 9 मेन और 8 में से 3 मेन। 9 वुमेन में 9 और 8 में 3। अब सबका वैल्यूज़ निकाल लोगे आप, सबका वैल्यूज़ निकाल लो और उसको ऐड करना है, राइट। यू विल गेट योर आंसर। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, राइट। तो टेबुलेशन फॉर्म इज़ वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है आपको? सेकेंड पार्ट कहता है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज़ वुमेन, मतलब कम से कम 5 तो होनी चाहिए, लेकिन एक और रिस्ट्रिक्शन डाल दिया इसके बावजूद कि वुमेन आर इन मेजॉरिटी। तो वुमेन मेजॉरिटी में होनी चाहिए, तो कम से कम 5 वुमेन तो चाहिए, यही कॉलम रहेगा। लेकिन इसमें से मुझे कौन सा लेना है? सो दैट वुमेन आर इन मेजॉरिटी, मतलब वुमेन मेजॉरिटी में हो, यानी कि वो मेन से ज़्यादा हो। तो किस केस में वुमेन मेन से ज़्यादा है, देख के बताओ। ये और ये। तो आपके सेकेंड
इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, ये 2 केस हटा दोगे आप, राइट। तो यहीं पे लिख देता हूँ, तो ये पहला 2 केस आपने हटा दिया, आपका आंसर हो गया, राइट। वुमेन आर इन मेजॉरिटी का आंसर आ गया, क्योंकि देखो वुमेन ज़्यादा है, मेन कम है। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है मेन मेजॉरिटी में हो, तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा सेकेंड पार्ट में, कि मेन के कॉलम में वुमेन से ज़्यादा कौन सा कॉलम है, देखो 7 5 6 6 तो बराबर हो गया, राइट। तो मेन मेजॉरिटी में होने के लिए सिर्फ एक ही केस आ रहा है, ओनली दिस वन। तो 9 में से 5 वुमेन, 8 में से 7 मेन, बस। क्यों? क्योंकि सेकेंड केस में मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो बराबर हो गए। तो मेन मेजॉरिटी में होने के लिए सिर्फ फर्स्ट केस लेना पड़ेगा आपको, राइट। तो रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे इसी तरह से, आपको चुनना है कॉलम वाइज, आप चुन सकते हो, या इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी लगा सकते हो। अब देखो एक बॉक्स है, a box contains 5 red, different red, सब red different है, 5 red balls and 6 white balls, right? In how many ways 6 बॉल को चूज करना है, 6 बॉल्स इसमें से निकालने हैं, to be chosen। कंडीशन दिया हुआ है, अगर खाली यही दिया होता तो आंसर क्या होता, 11C6, 11C6, लेकिन एक कंडीशन डाल दिया, सो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 balls ऑफ ईच कलर। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये, एकदम नर्वस नहीं होना, बहुत इजी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 रेड 6 वाइट बॉल, टोटल 6 चुनना है, इस तरह से कि कम से कम 2 बॉल हर कलर के होने चाहिए। तो रेड और वाइट का कॉलम बना लो, रेड बॉल वाइट बॉल का कॉलम बना लो। कितने रेड हैं, 5, कितने वाइट हैं, 6। अब तुम्हें टोटल कितने बॉल्स चुनने हैं, 6, यानी कि जो भी यहाँ नंबर्स दिखोगे उसका सम 6 होना चाहिए, और मिनिमम इसमें 2 होना चाहिए, मिनिमम इसमें भी 2 से छोटा दोनों कॉलम में कहीं नहीं होना चाहिए। तो चलो मिनिमम 2 रेड लेते हैं, तो 6 बनाने के लिए 4 वाइट लेना पड़ेगा, और याद रखना दोनों में कोई भी 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। 3 3 4 2, बस। और कोई केस आएगा, नहीं आएगा। क्यों? अगर मैं इसमें 5 ले लूँ, इसमें 1 लूँगा, तो एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 रेड में से 2 रेड ले रहे हो, ठीक है। ये केस हम लोग पहले डील कर लें, 5C2 इंटू 6C4 हो गया, या 5C3 इंटू 6C3 हो गया, या 5C4 इंटू 6C2 हो गया, ख़त्म, आंसर आ गया। आप इसको वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर हो गया, राइट। बहुत सारे कंडीशंस बनाए जा सकते हैं, राइट। इसमें बहुत वेरिएशंस होगा, तो आपको समझना है खाली, राइट। अब देखो, देयर आर 5 टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स। पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स मतलब हमें 5 टीचर्स लेने हैं, और 23 एप्लीकेंट हैं, 23 एप्लीकेंट्स हैं, 23 एप्लीकेंट्स हैं। 2 पोस्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, कैंडिडेट्स, और 7 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं among the applicants, in how many ways can selection be made, right? This is the question, ध्यान से देखोगे।
तुम्हें पोस्ट 5 टीचर का पोस्ट खाली है, ये 5 पोस्ट हैं टीचर्स के जो खाली पड़े हुए हैं, इनको भरना है, राइट। 5 पोस्ट है ये। कितने लोग अप्लाई किए? 23 लोग अप्लाई किए। 23 एप्लीकेंट में 7 शेड्यूल कास्ट हैं और जो बच गए कितने? 16 वो जनरल कैटेगरी के हैं, राइट। और इसमें से कितने पोस्ट रिज़र्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए? 2 पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व्ड हैं, राइट। अब कितने तरह से हम ये 5 पोस्ट को भर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 7 शेड्यूल कास्ट का एक कॉलम बना लोगे और 16 जनरल कैटेगरी का एक कॉलम बना लोगे। कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स का 2 कॉलम बना लिया आपने। तुम्हें टोटल कितने लोग चाहिए? 5 टीचर्स चुनने हैं आपको, और जिसमें 2 शेड्यूल कास्ट ले सकते हो। 2 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड रेस्ट इज ओपन माइंडेड, रेस्ट इज ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 अब इसमें कॉलम काम नहीं आने वाला है शायद। अब 2 पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो 7 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट में से कोई भी 2 शेड्यूल कास्ट ले लो। कैंडिडेट ले लिया आपने, इसमें से कोई भी 2 ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब तुम्हारे पास कितने वेकेंट पोस्ट हैं? वेकेंट पोस्ट कितने बचे? वेकेंट पोस्ट हैं 3, क्योंकि 2 टीचर आपने चुन लिया शेड्यूल कास्ट के। अब कितने रिमेनिंग पीपल आर हाउ मेनी? रिमेनिंग कितने हो गए? अब सोचो, ये बोल रहा है कि 2 तो शेड्यूल कास्ट को मिलना ही है। अब रिमेनिंग लोग एप्लीकेंट्स कितने हो गए? अगर इन 3 शेड्यूल कास्ट को माइनस कर दें टोटल एप्लीकेंट में से, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने हो गए? 20, राइट। रिमेनिंग कैंडिडेट हो गए 20। तो वेकेंट पोस्ट है 3, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं 20। तो 7 में से 2 शेड्यूल कास्ट तो आपने ले ही लिया। अब जो रिमेनिंग है 3 पोस्ट, उसके लिए एप्लीकेंट बचे हैं 20, तो 20 में से आप कोई भी 3 ले सकते हो। इसमें कंफ्यूजन क्या है गाइज, कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि 2 पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बचे हुए पोस्ट होंगे उसमें शेड्यूल कास्ट नहीं आ सकता, आ सकता है, वो एज अ जनरल कैंडिडेट आ ही सकता है, लेकिन 2 तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो गया। इसलिए 3 सॉरी मैंने 2 लिए थे ना, 21 लोग हुए, सॉरी यहाँ 21 होगा। तो सोचो, जब मैंने 2 शेड्यूल कास्ट ले लिए तो 23 एप्लीकेंट में कितने बचे हुए लोग हैं? 21। उसमें शेड्यूल कास्ट भी है, इसमें शेड्यूल कास्ट भी आ रहा है, वो भी बाकी 3 सीट के लिए एक कंटेंडर है। तो 7C2 इंटू 21C3 इसका आंसर हो गया, राइट। अब यहाँ कॉम्बिनेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम है कि आपको क्वेश्चन को समझना है, राइट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं 2 शेड्यूल कास्ट ले लिया, बाकी तुमको जो कितने सीट्स बच गए और जो 3 सीट्स बचे हैं वो जनरल में से चुनना है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब 2 शेड्यूल में से ले लिया तो इसमें जो 5 बचे हुए हैं अभी वो जनरल, वो उसको आपको इसके साथ क्लब करना पड़ेगा, मिला देना पड़ेगा। तो वो 21 में से कोई भी 3 लेना है, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दिस इज नेक्स्ट, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले ट्राई करें, क्योंकि सब क्वेश्चंस अगर बहुत सारे मैं कर दूंगा तो आप यू वोंट बी एबल टू अप्लाई योर ब्रेन, राइट। चलो, नाउ लेट अस कम टू अ स्पेशल टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, राइट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपके आएगा ही, राइट।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑकर साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 4-letter word can be made with letters of the word mathematics? क्वेश्चन को समझना है। मैथमेटिक्स में से 4 लेटर लेकर वर्ड बनाना है, मतलब 4 लेटर लेकर छोड़ना नहीं है, उसको अरेंज भी करना है। तो परम्यूटेशन भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन तो हुआ ही, परम्यूटेशन भी, अरेंजमेंट भी हो रहा है, राइट। सो हाउ मेनी 4-letter वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो तुम सोचोगे कि हमें इसमें से 4 को लेके अरेंज करना है, तो आंसर लिख देंगे, कितने लेटर्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लिख देंगे 11 11 P4। क्यों? क्योंकि 11 में से 4 को लेकर आपने अरेंज कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें रेपिटेशन है, रिपीट हो रहा है ना। तो आप सोचोगे चलो रिपीटेशन से डिवाइड कर देंगे, 2M है, 2A है, 2T है, तो दिस इज़ बिल्कुल इंटायरली रॉन्ग। वाई? बिकॉज देखो आपने 4 चुना, आपको कैसे पता कि 11 में से जो आपने 4 चुना है वो 4 चुने हुए में सब डिफरेंट है या उसमें रेपिटेशन है, ये तो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आपने सब तो 11 में से 11 तो नहीं चुना है ना कि ये सब रिपीटेशंस होंगे। 11 में से आपने 4 चुना, हो सकता है आपने MTIC जो चुना है, अब उसको अरेंज करोगे तो उसमें तो रिपीटेशन है ही नहीं। हो सकता है आप 2M और IC चुन लो तो उसमें 2 रिपीटेशन है। तो हाउ डू यू नो कि 11 में से कौन सा 4 आपने चुना है? तो दिस मेथड इज़ नॉट करेक्ट। इसमें कैसे प्रोसीड करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीखना पड़ेगा, राइट। तो मैं बहुत आराम से इसको बताता हूँ। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए तो गिवन लेटर्स जो हैं, जो गिवन वर्ड में जो लेटर्स हैं उसमें रेपिटेशन नोट कर लो। M कितनी बार आ रहा है? 2 बार। A कितनी बार आ रहा है? 2 बार। T कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कितने लेटर्स हैं टोटल? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 6 यहाँ हो गए, 5 और बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हैं लिख लेते हैं, HTICS, ये बच गए। अब मुझे 4 लेटर का वर्ड चाहिए, राइट। अब मैं केसेस बनाऊंगा। केस 1, पहला केस। अब वो 4 लेटर मैं पहले केस बना रहा हूँ, वो 4 लेटर जो मैं चुनूंगा वो कैसे होंगे? तो मैं ऐसे चुनूंगा 4 लेटर जिसमें ऑल 4 आर डिफरेंट, चारों के चारों अलग हो। मैं ऐसा कॉम्बिनेशन चुनूंगा। अब चारों डिफरेंट हो तो हमारे पास टोटल कितने डिफरेंट लेटर्स हैं? माइंड इट, टोटल तो 11 हैं लेकिन डिफरेंट कितने लेटर्स हैं? तो यहाँ भी मिस्टेक होता है, लोग बोलते हैं 5, नहीं 5 तो ये हो गए, एक T एक A और एक M भी तो ले सकते हैं हम लोग, राइट। तो जब भी 4 डिफरेंट लेना हो, डिफरेंट तो टोटल डिफरेंट काउंट करना हो, तो जो टोटल जो डिफरेंट है वो तो लो गई, और जो रेपिटेशंस वाले केसेस हैं उसमें से एक एक को भी काउंट करोगे। तो टोटल डिफरेंट कितने हो गए? 5 6 7 8, तो 8C4, 8 में से कोई भी 4 ले लो। कौन कौन से आपने लिए? एक M लिया, एक A लिया, T लिया, T गलती से लिख दिया मैंने, T की जगह में कौन आएगा? MATHE आएगा, राइट, सॉरी। तो आपने क्या क्या लिया? एक M लिया, एक A लिया, एक T लिया, सॉरी आपके पास डिफरेंट कितने हैं? MATHEICS, तो इतने डिफरेंट हैं तुम्हारे पास, देख लो। तो टोटल डिफरेंट कितने हुए? 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखोगे 8C4। ले लिया आपने 4, आपने 4 इनमें से कोई 4 ले लिया, कौन सा लिया? एज्यूम कर लो, एज्यूम करो, इससे फ़ायदा होगा। मान लो ये 4 लिया, अब जो भी इसमें से 4 लोगे वो सब डिफरेंट है। अब इसका अरेंजमेंट क्या होगा? तो फैक्टोरियल 4, रेपिटेशन है ही नहीं उसमें, ख़त्म, आ गया आंसर, आ गया 70 × 24 यानी कि 1680 आ गया। केस 2 ले रहे हैं हम लोग। जो 4 लेटर मैं चुनूंगा उसमें पहला केस में मैंने चारों को डिफरेंट लिया। अब मैं क्या ले रहा हूँ? 2 लेटर्स अलाइक एंड 2 डिफरेंट, मतलब 2 लेटर एक जैसे और 2 अलग। तो 2 लेटर एक जैसे अगर मैं लेना चाहूँगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? प्रैक्टिकली कर लेना। हमारे पास 2M है, 2M ले सकते हैं, या 2A ले सकते हैं, या 2
टी ले सकते हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये एक पेयर एलाइक पेयर है, इसको क्या बोल सकता हूँ, एलाइक पेयर। ये भी एलाइक पेयर है, एलाइक पेयर। कितने एलाइक पेयर हैं, तो देयर आर 3 एलाइक पेयर्स, है ना, 3 एलाइक पेयर हैं। तो 1 पेयर कैन बी चोजन इन हाउ मेनी वेज, तो इनमें से इन 3 पेयर में से एक पेयर चुनना है, क्योंकि तभी 2 एलाइक आएगा। एक पेयर ले लोगे तो 2 एलाइक आएगा ना। तो 3C1, 3 पेयर में से आपने एक पेयर चुन लिया। मान लो कौन सा पेयर चुना, तो 2M चुना, चलो 2M चुन लिया। अब 2M चुन लिया तो ये ख़त्म हो गया, भाई नहीं है। अब तुमको 2 डिफरेंट लेना है, फिर वही लॉजिक, कितने डिफरेंट बचे हुए हैं बताओ। तो तुम बोलोगे 1 2 3 4 5, इसमें से एक और इसमें से एक, तो कितने डिफरेंट हुए, 5 6 और 1 7। तो क्या लिखोगे, 7 में से कोई भी 2 ले सकते हैं हम, डिफरेंट आ गया। मान लो मैंने ले लिया IC, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट करोगे तभी तो वर्ड बनेगा। इसका अरेंजमेंट बताओ, 4 लेटर का अरेंजमेंट क्या होता है, फैक्टोरियल 4, लेकिन उसमें 2 रिपीटेशन आ रहा है क्योंकि 2 एलाइक लिए हुए हो, तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 कर दोगे। तो आपका आंसर आ गया, दिस इज 24 12 12 इंटू 3 36 36 इंटू 3 21, तो आएगा 6 3 756 आ गया, राइट। सेकेंड केस भी आ गया। चलो थर्ड केस लेते हैं हम लोग, 2 alike of one kind and 2 alike of other kind। यानी कि that is we require 2 pairs, 2 alike pairs। मुझे 2 पेयर चुनना है alike। तो alike pairs कितने हैं यहाँ पे देखो, टोटल कितने अलाइक पेयर्स हैं, 3। तो 3 में से आपको कोई भी 2 चुनना है। मान लो 2 चुन लिया आपने, ये चुना और ये चुना, तो तुम्हारे पास क्या आ गए, 2M आ गया और 2T आ गया। तो 4 लेटर ही चाहिए थे, 4 लेटर मिल गया आपको। इन 4 लेटर को आप अरेंज कर दो। तो देखो यहाँ पे रिपीटेशन है, 2M और 2T। तो आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये आ गया 6 इंटू 3 18, ठीक है। और कोई केस बचा है इसमें 4 लेटर लेने का, और कोई केस नहीं बचा है। तो कितने केसेस होंगे वो डिपेंड करेगा इस वर्ड पे, राइट। वर्ड अगर डिफरेंट कर दूंगा तो केसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसको डील करने का वे यही है। तो आपका आंसर आ गया, ऐड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इसको ऐड कर दोगे तो इतने 4 लेटर के वर्ड बनेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है 4 लेटर वर्ड बोलेगा तो आप यही करोगे। अब यहाँ पे बोलेगा 4 लेटर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब आपको अरेंज नहीं करना है, वर्ड नहीं बनाना है, खाली 4 लेटर लेना है। तो 4 लेटर जब सिर्फ लेना होगा तो आप उसको लोगे, अरेंज नहीं करोगे। ये जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है ये आपका ख़त्म हो गया, फिनिश। आपका आंसर सिर्फ ये होगा। 8C4 का वैल्यू 70 आता है, ठीक है। दिस इज़ 21 इंटू 3 63 और दिस इज़ 3। आपका आंसर आ गया, राइट। 9 139 आंसर हो गया, 136 सॉरी 136, ठीक है। तो जब भी आपको 4 लेटर कॉम्बिनेशन बोलेगा आपको सिर्फ लेना है, अरेंज नहीं करना है। और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपके पास, राइट। तो ये स्कूल लेवल पार्ट हमने कराया। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, आप खुद प्रैक्टिस करना क्योंकि सब क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं। तो यू ट्राई माई असाइनमेंट फॉर स्कूल लेवल, दिस इज स्कूल लेवल ओनली। इसमें बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ, लेकिन ये सिर्फ स्कूल लेवल है और इसके असाइनमेंट भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आप इसको कंप्लीट करोगे देन आई विल बी सेंडिंग द वीडियोज़ ऑफ कॉम्पिटिटिव सेक्शन ऑफ combination which is very different from all these stuffs, right?